नमस्कार। साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत हमने एक चैप्टर किया था मोशन। अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन और कॉज ऑफ मोशन। कॉज क्या होगा? कुछ न कुछ तो एक्सटर्नल ऐसा कुछ वो होगा जिसके कारण मोशन हो रहा है, और वो होता क्या है? फोर्स। तो हम ये देखेंगे कि फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशंस क्या हैं, क्योंकि भाई हर चीज के नियम कायदे कानून तो होते हैं ना। जैसे ट्रैफिक के कानून होता है, तो उसी तरह से मोशन का भी कानून है, और कानून दिया किसने था? न्यूटन ने, है ना। तो हम यहां पे पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज फोर्स। आपने कहीं देखा है क्या फोर्स को? फोर्स को हम देख तो सकते ही नहीं है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और फोर्स ऐसी चीज है, फोर्स एक्चुअली ऐसी चीज है जो किसी को पुश भी कर सकती है, किसी को पुल कर सकती है, कोई किसी चीज का शेप चेंज कर सकती है, किसी चीज को स्ट्रेच कर सकती है। तो वो चीज फोर्स कहलाती है। लेकिन ना तो हम फोर्स को देख सकते हैं, हम सिर्फ फोर्स को महसूस कर सकते हैं। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, किसी चीज को धक्का लगाना हो, पुलिंग, किसी चीज को खींचना हो, स्ट्रेचिंग मतलब जैसे हम अगर स्प्रिंग हो, स्प्रिंग को खींच दें तो स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, हम अगर बॉल को दबाएं, प्रेस कर दें तो कंप्रेसिंग, विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट। तो ये फोर्स ही वो कारण है जो किसी रुकी हुई बॉडी को चला सकता है या चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, और या फिर स्ट्रेट लाइन में चलती हुई बॉडी को लेफ्ट या राइट मोड़ दे। तो मूव ए बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, or change the speed of the body, or change the direction of the moving body, or change the shape and size of the body also। कि शेप कुछ बदल दे, फोर्स अगर होगा तो वो शेप को बदल सकता है, साइज को भी बदल सकता है। जैसे आपने देखा कि कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, आपने उसको मिट्टी को प्रेस करके उसका शेप बदल देता है। और बर्तन ही नहीं बनाना, बहुत सारे मूर्ति भी बनाते हैं, तो वो फोर्स लगा के उसके शेप को चेंज करके और अलग अलग शेप्स देते हैं। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि हवाई जहाज चल रहा था, हवाई जहाज के यात्रियों के नाक से और कान से खून निकलने लगा था। अब ये नाक कान से खून कैसे निकलने लगा? आप एक चीज सोचिए, ये सबको मालूम है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। जब ये ब्लड को पंप करता है तो वो पूरी नसों के अंदर खून दौड़ता है। अगर हम कहीं पे भी कट लग जाता है तो वहां से खून बाहर निकल आता है। जब हार्ट इसको पंप कर रहा है और बाहर की तरफ खींच रहा है, तो आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी फट क्यों नहीं जाती? ये ब्लास्ट क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे कारण है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर
अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर तो है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बाहर से प्रेशर लगा के हमारी बॉडी को बैलेंस करके रख रहा है। उसके कारण हमारी बॉडी डैमेज नहीं होती। लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो हमको अनईजी सा फील होने लगता है, जिसको बोलते हैं ना बीपी हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो उस केस के अंदर अगर ये पंपिंग ज़्यादा तेज हो जाती है तो हमको बीपी महसूस होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो स्पेशल टाइप की जैकेट भी पहन के रखते हैं वो। उसके भी पीछे कारण यही है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर तो 100-200 किलोमीटर तक है, लेकिन उसके बाद तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अगर वो स्पेशल टाइप के कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, वहां पे कोई बैलेंसिंग फोर्स नहीं है। एक्चुअली हवाई जहाज में भी यही हुआ था। जब हम हवाई जहाज में उड़ते हैं, हवाई जहाज इतनी हाइट में उड़ता है जहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। आपने ये भी देखा है कि वो जो पर्वतारोही रहते हैं, जो पहाड़ चढ़ने वाले, तो हाइट में वहाँ पे एटमॉस्फेयर वो गैसेस वगैरह, ऑक्सीजन और ये सब कम हो जाती हैं, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है, सब बैलेंस्ड फोर्स के कारण है कि हमारे बॉडी में अंदर से बाहर प्रेशर आ रहा है और बाहर से अंदर की तरफ भी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके कारण हमारी बॉडी बैलेंस है। तो हवाई जहाज के अंदर भी एक बटन रहता है जिसके कारण जो हवाई जहाज के अंदर उतना प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं जिससे कि आदमी के अंदर से बाहर वाला प्रेशर और बाहर से अंदर वाला प्रेशर बैलेंस हो और आदमी को अनईजी महसूस ना हो। उस समय वो बटन दबना रह गया था, जिसके कारण नाक से और कान से खून आने लगा था। तो ऐसे केस के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। आपने और भी देखे होंगे इस तरह के एग्जाम्पल्स। आपके स्कूल में टग ऑफ वॉर होता होगा। टग ऑफ वॉर में मोटा सा रस्सा जो है दो साइड से दो टीम खींचती है इधर से उधर, बीच में एक जगह रुमाल बांध देते हैं या कोई सा भी कपड़ा बांध देते हैं, और इतने के बीच में जैसे अगर खिंच गया तो वो वाली टीम जीत जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो टीमें हैं, अलग अलग बच्चे यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और रुमाल को देखते हैं आगे पीछे हो रहा है। जब तक फोर्स बैलेंस्ड रहेगा रुमाल की पोजीशन वहीं पे रहेगी। जैसे ही एक टीम ने फोर्स बढ़ा दिया तब वो रुमाल खिसकना चालू होगा और इधर वाली टीम जीत जाएगी। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स ये क्या होते हैं, अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर वो जीरो हो, जैसे मान लो एक टेबल है, अपन यहाँ से धक्का देकर उसको खिसका रहे हैं और उधर से भी दूसरा कोई अगर धक्का दे रहा है तो टेबल खिसकेगी क्या? नहीं। अगर बैलेंस्ड फोर्स जीरो है तो वो टेबल नहीं खिसकेगी। लेकिन वहाँ से एक आदमी और आ गया वहाँ से धक्का देने के लिए, तो अपन पीछे की साइड खिसक जाएंगे, उस केस के अंदर टेबल खिसक जाएगी। तो बैलेंस्ड फोर्स में टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो होता है, अनबैलेंस्ड में ये जीरो नहीं होता है। सो हियर बैलेंस्ड फोर्स. Balanced force means if the resultant of all the forces acting on a body is zero, तो इसको बोलेंगे balanced force. और unbalanced force, इसका मतलब resultant of all the forces is not zero, then the forces are unbalanced force. ठीक है? तो
फोर्स वो कॉज है जो मोशन लाता है। ठीक है, तो अब हम आएंगे लॉज ऑफ मोशन के। गैलीलियो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन के अंदर उसने बॉल रख के देखी। उसने देखा कि अगर बॉल को अपन छोड़ दें तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाती है, और अगर नीचे से बॉल अगर ऊपर की साइड जा रही है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। This was the observation of Galileo. So Galileo's observation was an unbalanced external force is required to initiate the motion from the state of rest. तो अगर कोई सी चीज स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। बट no unbalanced net force is needed to sustain the uniform motion. अगर यूनिफॉर्मली कोई सी बॉडी चल रही है सेम स्पीड में, तो उसको वो चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, है ना। तो दैट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स मूव विथ कांस्टेंट स्पीड along a straight line when no force act on them. तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो वो चलती रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई बॉडी चल रही है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो एकदम से उसमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ब्रेक मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप इट, है ना। तो अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी उसमें, और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। और यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So Newton's first law of motion is a body continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion along a straight line, unless ये जरूरी है along a straight line, unless some external force or unbalanced force is applied on the body to change that state, and this is called law of inertia. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, खड़ी है तो खड़ी रहेगी, चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ये अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। मान लो कोई गाड़ी खड़ी हुई है, अब उसको यहाँ से भी धक्का दें, इधर से भी धक्का दें, तो फिर तो वो वैसे की वैसे खड़ी रहेगी, है ना। और इक्वल अगर फोर्स होगा तो, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वो गाड़ी चलने लगेगी। और ऐसे ही अगर कोई यूनिफॉर्मली अगर चल रही है तो जब तक उसमें फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा तब तक वो बॉडी चलती रहेगी। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो inertia of body means, inertia of a body is the inability of the body to change by itself its state of rest or state of uniform motion along a straight line. तो ये inertia के कारण ही
बॉडी या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब ये इनर्शिया अपन इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? अपन मेजर कर सकते हैं मास से। भाई जिसका मास ज़्यादा तो वो लेथार्जिक जैसा होगा कि वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। अगर कोई गैंडा अगर हमको मारने के लिए आ रहा हो, हम जरा से इधर खिसक जाएं तो वो निकल के चला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर मास बहुत सारा है। मास ज़्यादा होने से वो अपना स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। हम थोड़ा सा खिसक जाते हो चलता चला जाएगा वो, है ना। तो ऐसे ही मोटे आदमी को खिसकाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो जो भी चीज़, या अगर बड़ी वाली अलमारी हो जिसका मास ज़्यादा हो, उसमें कपड़े भी भरे हुए हों, अब उसको खिसकाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया? दिस इज मास। सो से मास ऑफ द बॉडी is the measure of inertia of the body. अब ये types of inertia होंगे 3 टाइप के। inertia of rest, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ये inertia of rest हो गया। inertia of motion, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। और तीसरा है inertia of direction, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी। उसका अगर डायरेक्शन बदलना है तो कुछ न कुछ एक्सटर्नल फोर्स जरूर लगेगा। दिस इज लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जनरल लाइफ में देखे होंगे। जैसे अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और एकदम से ट्रेन चल दे, या जब शंटिंग होती है उसमें कुछ अलग से डिब्बे जुड़ते हैं तो एकदम से उसमें धक्का लगता है और हम एकदम से आगे की तरफ गिर जाते हैं, है ना। तो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, हम बिल्कुल वो हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं और बस अपने स्पीड से जा रही है 40-50 की स्पीड से या 60 की स्पीड से, और एकदम से सामने कुत्ता आ गया तो एकदम बस वाला ब्रेक लगाएगा तो हम एकदम तेजी से आगे की तरफ गिर जाते हैं। या कभी एक्सीडेंट होता है, अगर किसी कार का एक्सीडेंट, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कार में एयरबैग्स लगे रहते हैं, वो बचाने के लिए रहते हैं। क्योंकि अगर कार मोशन में है और एकदम से वो किसी चीज़ से टकराई तो बॉडी तो मोशन में है और कार रेस्ट में आ गई तो एकदम से बॉडी आगे की तरफ जाएगी और हम आगे स्टीयरिंग से जाके टकरा जाएंगे। तो आजकल जो एयरबैग्स रहते हैं वो इसीलिए हैं कि वो एकदम से खुल जाएंगे और हमारे मोशन को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इनके पीछे सेकंड लॉ भी लगा हुआ है। एयरबैग्स वगैरह ये क्यों लगाते हैं तो वो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ भी होगा। अभी सेकंड लॉ के बाद में आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग, है ना। तो अच्छा एक चीज़ और देखी होगी आपने, घर में सुबह उठते हैं तो मम्मी जो है बिस्तर ठीक करती है, चद्दर को ऐसे झटकारती है। चद्दर झटकारा जाता है क्यों? अगर चद्दर गंदा हो जाए तो उसके अंदर जैसे ही उसको यूं करके यूं जोर से झटकारते हैं उसमें जो धूल के कण रहते हैं वो उसके साथ में मोशन में आते हैं, लेकिन चद्दर नीचे आ जाता है तो धूल के कण ऊपर चले जाते हैं। तो अगर
चादर गंदा हो जाए, मैला हो जाए, उसमें से यूं झटकार दो तो धूल जो है उसमें से बाहर निकल जाती है। या फिर अभी आजकल पतझड़ का मौसम है, हवा से यूं यूं डालियां हिलती हैं तो पत्ते फटाफट नीचे आ जाते हैं। पत्ते नीचे क्यों आ जाते हैं? उसमें भी वही कैसे कि डाली हिलेगी। अब जब डाली हिली और तो उसके साथ में पत्ते भी हिल रहे हैं, वो तो मोशन में है, लेकिन डाली वापस इधर आ गई, तब तक वो पत्ते नीचे गिर जाएंगे। कुछ लोग, बच्चे लोग जो होते हैं, कहीं आम तोड़ना होगा तो जोर से उसको हिलाते हैं तो आम वगैरह नीचे गिर जाते हैं। इन सब के पीछे लॉ ऑफ इनर्शिया है। और वैसे भी आप देखोगे, आपकी लाइफ से सबसे क्लोजली रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। इन क्वेश्चंस में फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? तब हमने ये तो देखा था कि जिसके अंदर मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। अब रबर बॉल, उसका मास तो कम होता है, जबकि पत्थर का मास ज्यादा होता है, तो आंसर विल बी स्टोन। देन सेकंड इज ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन। अब ट्रेन का तो मास निश्चित रूप से ज्यादा है, तो बाइसिकल का इनर्शिया कम होगा और ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। अब 5 रुपए का जो सिक्का होता है थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, तो उसका मास ज्यादा है ना, भारी भारी सा रहता है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन। देन explain why some of the leaves may get detached from the tree if vigorously shake its branch. If we vigorously shake its branch. ये अभी हमने देखा पतझड़ वाला एग्जाम्पल, या पत्तियां गिरने का, या फिर आम टपकाने का, ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया से हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस। Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and falls backward when it accelerates from the rest? तो जैसे तेज होगी तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, और अगर उसने ब्रेक लगाया तो हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो बाय लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ समझने के पहले आपको मोमेंटम समझना जरूरी है। मोमेंटम ये क्या होता है? मोमेंटम मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम, अच्छा दिस इज लीनियर मोमेंटम, हाँ, ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम होगा, इसको P से डिनोट करेंगे, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। अब चूंकि वेलोसिटी, हमने देखा है कि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ मास का मल्टीप्लिकेशन है, देन ऑल्सो दिस मोमेंटम विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास की केजी और वेलोसिटी की मीटर्स पर सेकेंड। तो ये केजी और मीटर पर सेकेंड, तो दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, the second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. So rate of change of momentum is proportional to force, applied force, and in the direction of force. यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे,
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज़ हम डेवलप करेंगे, ये वाला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ दिस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम सपोज करें अगर कि मास ऑफ द बॉडी ये m है, इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की u है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t दिस इज v, तो टाइम इज t। तो जब इनिशियल वेलोसिटी u है, मास m है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू, सपोज दिस इज p1। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम p2 विल बी मास इंटू वेलोसिटी v, m इंटू v। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, p2 है m इंटू v एंड माइनस m इंटू यू। इसमें से m कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू। लेकिन ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, अपॉन t। रेट जब लेंगे तो यहाँ पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस मास इनटू change in velocity and this is divided by time, means upon time, ठीक है। लेकिन rate of change of momentum is this, or the applied force, this will be proportional to rate of change of momentum। यहां से हम जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट, जैसे ये इक्वल टू साइन आया तो यहाँ पे k कांस्टेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी मीन्स चेंज ऑन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू k इंटू m इंटू, इसकी जगह आ गया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम अगर यूनिट ऑफ फोर्स इस तरह से लें कि मास 1 kg है और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अगर एक्सेलरेशन, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k विल बी इक्वल टू 1, और k इज इक्वल टू अगर 1 हो गया, ये इधर इसकी जगह k की जगह 1 रख दिया, तो ये फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे फोर्स की हम यूनिट निकाल सकते हैं, यहाँ से मास, ये मास जो है वो हो गया kg और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का वो है, तो इसको बोलेंगे 1 न्यूटन का फोर्स। 1 न्यूटन का फोर्स मतलब जो 1 kg मास में लग के और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उसको बोलते हैं 1 न्यूटन का फोर्स।